दिसंबर 11वें 1978 7:45 बजे न्यूयॉर्क शहर के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। यह एक ठंडी सर्दियों की सुबह है जब एक समूह के ढके हुए लोग लुफ्थांसा एयरलाइंस के कार्गो इमारत में घुस आते हैं, हथियारों से लैस होकर। चोरी करने वाले लोग तेजी से और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हैं, किसी भी निर्दोष देखरेखकर्ता से बचते हुए कैशरूम की ओर जाते हैं। उनका लक्ष्य लुफ्थांसा के फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क के उड़ान के लिए एक शिपमेंट है, जिसमें $1 मिलियन के नकदी की रिपोर्ट है। गनफायर और टूटे हुए ग्लास की आवाज हवाई अड्डे में गूंजती है जब ढके हुए लोग अपनी चोरी शुरू करते हैं। भय होता है जब चोरी करने वाले लोग इमारत का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, कार्यकर्ताओं को डक्ट टेप से बांध देते हैं और उन्हें एक ही कमरे में इकट्ठा करते हैं। हवा में तनाव की गहराई है जब ढके हुए लोग सुरक्षा को तोड़ना शुरू करते हैं। उनके ड्रिल और ब्लो टॉर्च एक शोरमुक्त ध्वनि बनाते हैं। ग्लास की टूटी हुई आवाज और धुआं की गंध हवा में भरती है जब चोरी करने वाले लोग कार्गो इमारत के माध्यम से जाते हैं। कमरा एक पूर्ण भयानक दृश्य है, जहां डरे हुए कार्यकर्ता कोने में घुटने टेकते हैं जब चोरी करने वाले लोग कैशरूम को लूटते हैं। चोरी करने वाले लोगों के नेता के बीच शोर होता है, उनकी आवाज दीवारों से प्रतिबिंबित होती है। चोरी का मास्टरमाइंड जेम्स बर्के नाम का एक आदमी है, जो न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध लुचेसी क्राइम फैमिली का एक साथी है। बर्के की क्राइम बॉस के रूप में क्रूरता और चतुराई की प्रतिष्ठा है, और यह दावा किया जाता है कि वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी अपराध को करने में सक्षम है। एक संगठित सटीकता से बर्के चोरी का आयोजन करता है, अपने विस्तृत अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का उपयोग करके चोरी की योजना बनाता है और उसे कार्यान्वित करता है। उसकी क्रूरता के लिए उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से प्राप्त है, क्योंकि उसे अपने सहयोगियों के साथ चोरी में शामिल होने के लिए हत्या करने का आरोप लगाया गया है। हर किसी के मन में यह सवाल है, बर्के अपने अपराध साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कितना आगे बढ़ेगा। गवाहों ने दृश्य को पूर्ण भयानक बताया है, जहां चोरी करने वाले लोग तेजी से और मौत की सटीकता से आगे बढ़ते हैं। वे गनफायर और ग्लास की टूटी हुई आवाज को सुनते हैं, उसके बाद चोरी करने वालों के धमकी भरे शोर को सुनते हैं जब वे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं। एक गवाह ने एक समूह के ढके हुए लोगों को देखा है जो इमारत में घुस आते हैं, उनके चेहरे स्की मास्क द्वारा छुपे हुए हैं। एक अन्य गवाह ने ड्रिलिंग और ब्लो टॉर्च की आवाज का वर्णन किया है जब चोरी करने वाले सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भयानकता का तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तो चोरी करने वाले लोग अंततः सुरक्षा को तोड़ देते हैं, जिसमें अनुमानित $5.875 मिलियन की नकदी और ज्वेलरी शामिल है। जेम्स बर्क, जो इस मामले का केंद्रीय व्यक्ति है, एक ऐसा आदमी जिसकी प्रतिष्ठा पहले से ही उसके साथ है। बर्क का जन्म 1920 में हुआ था और उस समय न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहते थे। बर्क के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह संगठित अपराध के रैंकों में आसानी से चढ़ गया। लुचेसे क्राइम फैमिली के एक साथी के रूप में बर्क की शक्ति और प्रभाव असंभव थे। वह एक ऐसा आदमी था जो सम्मान का हकदार था और जो उसे घेरे में थे। बर्क का दैनिक जीवन अपराध और धोखाधड़ी का जटिल जाल था। वह एक बुकमेकर था, एक मध्यस्थ जो माफिया और उसके वफादार ग्राहकों के बीच था। लेकिन बर्क की पहुंच खेल के दांव के दुनिया से कहीं ज्यादा थी। वह एक ऐसा आदमी था जिसके पास कनेक्शन थे और जो उसके आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार थे। सतह पर बर्क एक सामान्य परिवार का आदमी जैसा दिखता था, लेकिन सच्चाई बहुत अधिक हिंसक थी।
वह एक ऐसा आदमी था जिसका छुपा हुआ एजेंडा था, हमेशा अपने जेब में पैसे भरने के लिए तरीके ढूंढता था। बर्क के बावजूद उसकी हिंसक प्रकृति, वह एक अच्छा आदमी था। वह एक आकर्षक मुस्कान के साथ एक गर्म व्यक्तित्व था जो उसके आसपास के लोगों को आराम में लाता था। लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे और कई लोगों ने अपने आप को उसके धोखाधड़ी के जाल में फंसा लिया। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था, हमेशा दोनों पक्षों के खिलाफ खेलता था। बर्क की चार्म एक उपहार था और जिसे उसने अपने फायदे में इस्तेमाल किया था। बर्क के संबंध शक्ति और वफादारी पर बने थे। वह कुछ लोगों पर विश्वास करता था और यहाँ तक कि कम लोगों को भी वफादार था। बर्क के करीबी साथी वह लोग थे जिन्हें उनकी संबंधित से कुछ मिल सकता था। लेकिन बर्क के संबंध जटिल थे और कई लोगों के साथ बने थे जो डर और धमकी के आधार पर थे। वह एक ऐसा आदमी था जो वफादारी प्रेरित करता था, लेकिन क्या मूल्य पर? बर्क के संबंधों के बावजूद वह एक ऐसा आदमी था जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार था। वह पुराना हो रहा था और माफिया उसकी उम्र को महसूस कर रहा था। लेकिन बर्क अभी भी एक ऐसा आदमी था जो डराने वाला था और उसने अपने अंतिम स्कोर के लिए एक योजना बनाई थी। लुफ्थांसा कार्गो टर्मिनल को चोरी करने की योजना को कई वर्षों से बनाया गया था और बर्क अंततः इसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार था। जब दिन गिनते जा रहे थे, बर्क की उत्साह बढ़ रहा था, लेकिन जोखिम भी बढ़ रहे थे। जब योजना को आकार मिला, बर्क के साथी शुरू में कांप रहे थे। कुछ लोग जोखिम के बारे में चिंतित थे, जबकि अन्य पकड़े जाने के बारे में चिंतित थे। लेकिन बर्क एक ऐसा आदमी था जो डर को सहन नहीं करता था और जो हिचकिचाहट वाले लोगों को जल्दी से चुप करा देता था। जोखिम बहुत अधिक थे और बर्क को अपना काम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन बर्क के साथी को पता नहीं था कि वे अकेले नहीं हैं। पहली चेतावनी की कुछ गलत था, हल्की थी, लेकिन वे थीं। मार्टिन क्रुगमैन, एक बुकमेकर और बर्क का साथी, अचानक एक परिवर्तन का अनुभव किया। वह चोरी की नैतिकता के बारे में सवाल उठाने लगा और जोखिम के बारे में सोचा। लेकिन बर्क एक ऐसा आदमी था जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता था और क्रुगमैन की संदेह जल्दी ही भूल गए। या तो ऐसा लगता था। जब चोरी की ओर बढ़ा, बर्क के साथी अधिक और अधिक चिंतित हो गए। कुछ लोग पीछे हटने के बारे में बात कर रहे थे, जबकि अन्य शीतल हो रहे थे। लेकिन बर्क एक ऐसा आदमी था जिसे ध्यान नहीं दिया जा सकता था और जो हिचकिचाहट वाले लोगों को जल्दी से चुप करा देता था। यह सवाल हर किसी के मन में था कि कौन पहले दबाव के अधीन टूटेगा और जो लोग टूटे थे उनके लिए क्या परिणाम होगा। लेकिन बर्क के साथी को पता नहीं था कि वे अकेले नहीं हैं। 1 दिसंबर 11वें 1978 को जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी गिर रही थी। तापमान लगभग 38 डिग्री फ़ारेनहाइट था और हवा लगभग 10 मील प्रति घंटे की गति से चल रही थी। जब सुबह की पहली रोशनी का आलोक हवा के किनारे शुरू होने लगा, तो हवाई अड्डा अभी भी शांत था। केवल कुछ ही सुबह के कर्मचारी और कार्गो हैंडलर ही गतिविधि में थे। हवा ताजगी से भरी हुई थी और हवा में केवल दूर के इंजनों की ध्वनि थी, जैसे कि विमान अपने गेट स्थानों की ओर टैक्सी कर रहे थे। यह एक सामान्य सोमवार की सुबह थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह जल्द ही दशकों के लिए यादगार होने वाला दिन बन जाएगा। इस भाग्यशाली सुबह जेम्स बर्क ने महीनों से लुफ्थांसा हाइज की योजना बनाई थी, अपने सहयोगियों से जानकारी इकट्ठा की और एक अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े डकैती के लिए मंच तैयार किया।
उनके सहयोगी हेनरी हिल ने बुकमेकर मार्टिन क्रुगमैन से सीखा था कि जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा के अपने कार्गो टर्मिनल में बड़ी मात्रा में मुद्रा उड़ान भरती हैं। यह जानकारी मूल रूप से लुईस वेर्नर से आया था, एक हवाई अड्डे के कर्मचारी ने जो क्रुगमैन को $20,000 का कर्ज दिया था और जिसने 1976 में लुफ्थांसा से $22,000 की विदेशी मुद्रा चोरी की थी। वेर्नर ने अपने सहकर्मी पीटर ग्रीनवाल्ड को चोरी में मदद करने के लिए लाया था और दोनों ने बर्क और उनके साथी के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। जब टीम ने अपनी अंतिम तैयारी की तो उन्हें पता था कि वे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी चोरी करने वाले हैं। दिसंबर 11वें की रात के लगभग 3 बजे एक काला फोर्ड इकोनोलाइन वैन जिसमें 6 सदस्यों की टीम थी, जो चोरी की टीम थी, ने जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा के कार्गो टर्मिनल के निर्माण संख्या 261 के सामने पहुंची। टीम के स्थान पर पहुंचते ही उन्होंने तेजी से काम शुरू किया, धमकी और धोखाधड़ी का उपयोग करके टर्मिनल में प्रवेश प्राप्त किया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सुरक्षित 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 सुरक्षित। पुलिस ने लुफ्थांसा हैक के बारे में पहली बार प्रतिक्रिया दी जब उन्हें केनेडी एयरपोर्ट के लुफ्थांसा का ARGO टर्मिनल के पास एक संदिग्ध वैन छोड़ने की रिपोर्ट मिली। जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने एक काले फोर्ड इकोनोलाइन वैन का पता लगाया, जो केवल कुछ सूटकेस और उपकरण के अलावा खाली था, जो एक नजदीकी इमारत के पीछे पार्क किया गया था। वैन की एक बाद की तलाश में चोरी के लिए चोरी के कोई सामान नहीं मिले, लेकिन एक ID कार्ड का पता चला जो एक हवाई अड्डा कर्मचारी का था। पुलिस ने यह सोचा कि चोरी एक अंदरूनी काम हो सकती है और हवाई अड्डा कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। यह 11 दिसंबर 1978 की सुबह था, जो चोरी के बाद कुछ घंटों के भीतर हुआ था। मामले को बदलने वाली मुख्य सामग्री एक हवाई अड्डे की सुरक्षा कैमरों की सर्वेलियंस टेप थी। टेप ने काले वैन को कार्गो टर्मिनल से दूर जाते हुए दिखाया, लेकिन दुर्भाग्य से लाइसेंस प्लेट को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सका। हालांकि जांचकर्ताओं ने फुटेज को बढ़ाया, जिससे वैन का मॉडल पता चल गया और ड्राइवर का एक झलक भी कैप्चर हुआ।